हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की इस वीडियो में हम अपने फ्रिक्शन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद एन एग्जाम्पल। आपको फ्रिक्शन को डिफाइन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो पहले एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेते हैं, उससे आसान होगा करना। देखिए, आपने एक बॉल ली और उस बॉल को एक सरफेस पे से रोल कर दिया। जैसे ये पेन है, ये यहाँ पे इस सरफेस पे अगर रोल कर रहा है तो आपको पता है थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। क्यों रुकता है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको रोक देता है, उसको स्टॉप कर देता है। यही होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो आपके मोशन को अपोज करता है, और तब वो मोशन जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट और आपका एक सरफेस कांटेक्ट में होता है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मोशन हो सकता है। आप अपने हाथ रब कीजिए, आपके हाथों को भी एक दूसरे से फ्रिक्शन फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। जब उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है बेटा, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? फ्रिक्शन तब लगता है जब उनके बीच में कोई मोशन होता है, या तो मोशन हो या मोशन करवाने की कोशिश की जा रही है। आप इसको स्टैटिक से कंफ्यूज मत करना। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये रुका हुआ है, तब आपको पुश करने की कोशिश करते हैं ना, आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं और ये चल नहीं पाता, तब स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आता है। अगर ये रुका हुआ है, आप इसके साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे, तो इस टाइम पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर से सुनिए, स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा तब आता है अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आपने इसको पुश किया या पुल किया और ये ऑब्जेक्ट चल नहीं पाया। अब देखो, आपने तो फोर्स लगाया ना, फिर भी ये चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया था वो इसके स्टैटिक फ्रिक्शन ने ओवरकम कर दिया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। नेक्स्ट है बेटा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स। कि आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? बेटा वो वेट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। देखिए, ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, सरफेस के ऊपर उतना ही प्रेशर बनाएगा, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसकी इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। और इसके साथ साथ ही वो अपने नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं बेटा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो नेचर पे डिपेंड करती है और वेट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ये आप नोट्स में भी देख चुके हैं क्या, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल कर रहा होता है तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रिक्शन। क्या परिणाम होते हैं फ्रिक्शन के? तो देखिए, फ्रिक्शन हमें मदद करता है राइटिंग में, चलने में, और फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। यही कॉन्सिक्वेंस है हमारे फ्रिक्शन के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वॉकिंग फिनोमिना इन योर ऑन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में वॉकिंग फिनोमिना को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें ऐसा लिख रखा है बेटा, टू वॉक ऑन द ग्राउंड आवर फीट अप्लाई फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब कहता है कि चलने के लिए क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका पैर है तो आप चलने के लिए ऐसे अर्थ को पीछे पुश करते हैं। आवर फीट एंड द सरफेस ऑफ अर्थ आर इन कॉन्टैक्ट। जब हम चलते हैं तो अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं तो आपके फीट डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं आपके फ्लोर के या आपके जो ग्राउंड है उसके। आपने स्लीपर पहन रखी है तो आपकी स्लीपर कांटेक्ट में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहता है कि दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। और फिर क्या होता है कि जो आपका अगर फ्रिक्शन है ना दोनों के बीच, तो आप बिना स्लिप किए आगे चल देते हैं। किसकी वजह से? जो आप फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से। इसको और डिटेल्स में आप 9th एंड 11th क्लास में पढ़ेंगे बेटा। अभी आपको मेन रोल फ्रिक्शन के लिए बताना था, तो फ्रिक्शन की वजह से ही आप बिना स्लिप किए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से आपके। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड। किन किन चीज़ों के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है? अब देखिए कि फ्रिक्शन जो है वो फिर से वही दो बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है और वेट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा, जो हम एक बार
हमारी थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं। जस्टिफाई फ्रिक्शन इज अननेसेसरी, आई विल गिव एग्जांपल्स। आपको ये साबित करके दिखाना है कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, मीन्स एक ऐसी चीज है जो हमारा दुश्मन भी है बट हमें उसकी जरूरत भी है, और एग्जाम्पल्स दीजिए। कहता है कि फ्रिक्शन की एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये जरूरी भी है, और डिसएडवांटेज की वजह से कह देते हैं हम ये कि हमारा दुश्मन भी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी कैन नॉट वॉक ऑन सरफेस विदाउट फ्रिक्शन, हम बिना फ्रिक्शन के चल ही नहीं सकते। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट राइट विदाउट फ्रिक्शन, हम बिना फ्रिक्शन के राइट भी नहीं कर सकते। तो अलोंग विद दीज एडवांटेजेस फ्रिक्शन ऑल्सो हैव डिसएडवांटेजेस। कहता है कि इन एडवांटेजेस के साथ साथ फ्रिक्शन के पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बेटा हमारी जो एनर्जी है वो हीट में बदल जाती है और वो कोई काम नहीं आती हमारे। और दूसरा है, फ्रिक्शन कोजेज वियर एंड टीयर, फ्रिक्शन की वजह से हमारी चीज़ें घिस जाती हैं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, और बाकी मशीन जो होती है उनके भी पार्ट्स में लॉस होता है, वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाती। इन्हीं सब की रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ज़रूरी भी है पर वो हमारे लिए नुकसान भी देता है। नेक्स्ट है बेटा कि राइट द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं फ्रिक्शन को तो आप क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप कुछ ऐसा करना होगा कि आपकी इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, लुब्रिकेशन कर सकते हैं, मीन्स आप ऑयल और ग्रीस का यूज़ करके सरफेस को स्मूथ चिकना बना सकते हैं। आप पॉलिशिंग कर सकते हैं, उससे भी आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आप पाउडर्स और ऑयल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अगर मान लीजिए आपको नेसेसरी है और आप फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे बेटा? सबसे आसान तरीका होता है आप किसी भी तरीके से रफनेस को इंक्रीज कर दीजिए, फ्रिक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप टेयरिंग ऑफ टायर्स करते हैं, टायर्स के ऊपर एक शेप बनाते हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, मीन्स फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। या फिर आप क्या करते हैं, जहाँ जिन पाथ के ऊपर स्नो रहती है, जो स्नो होती है जिन ट्रैक्स पे या जो गीले होते हैं ट्रैक्स, उन पे आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ एक्सप्लेन हाउ डज द स्ट्रीम लाइनिंग शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर। स्ट्रीम लाइनिंग शेप क्या होती है बेटा? जैसे आपने शिप देखी है ना, शिप आगे से कुछ ऐसी शेप की होती है, और या फिर जो आपकी बीक होती है किसकी, जो आपके स्पैरोज वगैरह होते हैं उनकी जो बीक होती है वो भी ऐसी ही होती है। और इसके अलावा जो आपकी जो शिप होती है उसकी भी, आपकी फिश की भी ऐसी ही होती है, एरोप्लेन्स की भी कुछ ऐसी शेप होती है। इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रीम लाइनिंग शेप। तो कहता है कि स्ट्रीम लाइनिंग शेप से हमारा ऑब्जेक्ट फास्ट कैसे चलता है ये बताइए। तो बेटिया देखिए बेटा कि ना, जो आपकी शिप है उसको वाटर में चलना है, आपकी फिश है उसको भी वाटर में चलना है, और जो आपके बर्ड्स हैं उसको एयर में चलना है, और जो आपकी एरोप्लेन है उसको भी एयर में चलना है। तो एयर और वाटर में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन फील होता है। जैसे हमारा नॉर्मल फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर, ऐसे ही जो हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन होता है बेटा वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है, और साथ में एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे देखिए, अगर मैं अपने हाथ को सामने करूं और ये हाथ ऐसे चल रहा है किससे, एयर के थ्रू, तो सारा एरिया क्या आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर देखिए ऐसे चल रहा है तो मेरा सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है डायरेक्ट। तो ये कहता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो शेप पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू फ्लूइड्स आर गिवन टू स्पेशल शेप कॉल्ड स्ट्रीम लाइन्स। उनको एक स्पेशल शेप दी जाती है जिनको हम स्ट्रीम लाइन्स बोलते हैं, क्योंकि इस शेप की वजह से जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट गेट रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ शेप एंड ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्टर। अब जैसे ही आपने क्या कर दिया कि शेप को चेंज कर दिया, उससे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो गया। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होते ही फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट चलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास रीजंस के, कि आपको इन सभी के रीजंस एक्सप्लेन करने, ऐसा क्यों होता है। कहता है कार्ट विद रबर टायर्स आर इजी टू प्ले देन विद आयरन टायर्स। कहता है कि अगर आपकी कार्ट में रबर टायर्स लगे हुए हैं तो उसको चलाना आसान होता है कंपेरेटिव टू आयरन टायर्स।
तो आपको पता है बेटा कि आयरन टायर्स का वेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू रबर टायर्स। और आपको पता है कि आपका फ्रिक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, नेचर पे और वेट पे। आयरन टायर्स का वेट ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो उनको चलाना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आयरन टायर्स आर हैवी कंपेयर टू रबर टायर्स, friction depends on the weight of the object, so there is a large friction between iron tires and the surface। वही सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई, आयरन का वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा, तो उसको चलाना मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वाई इट इज़ सेड टू कीप द बाथरूम फ्लोर ड्राई। ये कहता है कि आप जो है आपके बाथरूम के फ्लोर को, उसकी फर्श को ड्राई क्यों रखना पसंद करते हैं, क्या ड्राई क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बेटा ड्राई इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे वेट, वो गीला सरफेस हो जाएगा, तो गीला सरफेस से क्या होगा कि आपके फ्लोर और आपके फिट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और आपके स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। गीले की होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए आप उसको ड्राई रखिए ताकि फ्रिक्शन मेंटेन रहे, और फ्रिक्शन मेंटेन रहेगा तो आप स्लिप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वाई आर द रोलिंग बैग्स प्रेफर्ड ओवर स्लाइडिंग बैग। कहता है कि रोलिंग वाले बैग जिसमें टायर्स लगे होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, उनको खींचना आसान होता है, चलाना आसान होता है। स्लाइडिंग बैग्स को नहीं होता आसान। क्यों प्रेफर? मतलब आप उनको एक तरीके से लेना पसंद करेंगे, यूज़ करना पसंद करेंगे, किनको? रोलिंग बैग्स को। किसके कंपैरिजन में? स्लाइडिंग बैग के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि जो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, इसलिए रोलिंग बैग को मतलब खींचना या उसको मूव करना आसान होगा, इजी होगा कंपेयर टू स्लाइडिंग बैग, इसलिए हम प्रेफर रोलिंग बैग्स को करते हैं। बेटा मैंने आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हाफ क्वेश्चन आप आज लर्न करेंगे और हाफ क्वेश्चन आप कल करेंगे। आज आपका होमवर्क है कि आपको सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और आपकी जो एक्सरसाइज है बुक में जिसमें आपके मैचअप, फिल इन द ब्लैंक्स, ओड वन आउट है, उन सबको लर्न करना है, और कल फिर आपको अपने लॉन्ग क्वेश्चंस और रीजंस वाले क्वेश्चन लर्न करने हैं। थैंक यू।